आई डोंट केयर। चलें। चलिए, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे चर्चा कर रहे थे और एक्सट्रापोलेशन मेथड पे बात हो रही थी। तो स्ट्रॉन्ग में एक सवाल भी हो गया था, है ना। अब हमें चलना है वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो पैटर्न होगा वो स्ट्रॉन्ग से थोड़ा अलग होगा। कारण क्या है उसका, वो समझें। देखिए, वीक में जब आप पानी मिलाते हैं, केस नंबर 2, टेस्ट स्टार्ट हो गया क्या तुम लोग के फिर से? है? अच्छा, मतलब बदल गया नोटिफिकेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट में है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे मान लें आपके पास एसिटिक एसिड है, अब आपको इसमें समझाना है क्या चल रहा है, किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टेंस है, एक्स एक्सिस पे रूट सी है। तो ग्राफ जो है इस प्रकार का बनता है। आपको पूछे इस प्रकार का ग्राफ क्यों बना, इसमें क्या कारण है। देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कहानी थोड़ी अलग है। जब डाइल्यूशन करते हैं, यानी पानी में हैं, तो पानी मिलाने पे सबसे पहले क्या होता है, अल्फा बढ़ता है। सबसे पहला काम होगा अल्फा बढ़ेगा। अल्फा क्यों बढ़ेगा उसका कारण अगर आपको नहीं पता है, आयनिक नहीं पड़ी, तो आप अलग से समझ लें। जैसे मान लें आपके पास एसिटिक एसिड है, इसको पानी में फेंक दो, तो ऐसे टूटेगा। इनिशियल सी ले लो, ये 0 0 है। टी इज इक्वल टू T1 पे सी में से कितना जाएगा, सी अल्फा। अल्फा कौन है यहाँ पे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं बोल सकते हैं, डिसोसिएशन नहीं बोल सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम हो चुका है आपका। तो अल्फा के बारे में आपको पूरी जानकारी है। अल्फा का मतलब है जो एक मोल में से टूटेगा वो, तो एक में से अल्फा जाएगा तो सी में से सब हो चुका है। इसका एक जाएगा तो इसका एक बनेगा, तो इसका सी अल्फा गया है तो इसके 1 1, यानी कि सी अल्फा बन जाएंगे। फिर कभी ना कभी अल्फा की किसी ना किसी वैल्यू पे सिस्टम में क्या सेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं के आई। के आई को इस बार नाम दे देते हैं के, क्योंकि एसिड है। तो ए क्यों लिखा, क्योंकि ये एसिड है। अगर बेस होता तो के बी लिखते हैं। आगे लिखेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इनकी इक्विलिब्रियम पे वैल्यू लगाओ, तो सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, ये आ चुका है के। यहां से देखिए आंसर आ चुका है के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। फिर यहां पे आप एक एजम्पशन लेते हैं। अगर आपने माना कि अल्फा बहुत छोटा है, एजम्पशन लेंगे आपकी अल्फा इज वेरी स्मॉल, किसके कंपेरेटिवली, क्योंकि अल्फा की मैक्स वैल्यू कितनी होती है। तो अगर अल्फा अपनी मैक्स वैल्यू के सामने बहुत छोटा है, तो आप इसको यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। ऊपर भी कर देंगे क्या, ऊपर अकेला बैठ क्या नेगलेक्ट करोगे, नेगलेक्ट तब करें जब आपके सामने चॉइस हो। समझ रहे हो, नहीं तुम नहीं समझ रहे हो। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, सी अल्फा स्क्वायर। तो यहां से अल्फा कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ के बाई, सी में एक अपना पंसा लगता है नहीं। तो ये देखिए, जैसे लगता है कोई नाम पुकार रहा हो। तो अल्फा की वैल्यू आ गई रूट के बाई सी। अब यहां से आप देखें अल्फा और रूट सी में कनेक्शन दिख रहा है क्या आपको, खींचते जाए इतना जल्दी से। पहले ये नोट करें, पीछे से ये नोट करें।
वहां पे जगह छोड़ दें, अगर उतना नोट कर लिया तो एक पेज की जगह छोड़। पहले ये तो समझे कि ग्राफ बना कैसे, ग्राफ का कारण समझे पहले, फिर ग्राफ बनाते हैं। हैं पूरे आएंगे, सही है। वो टेस्ट की तैयारी नहीं करने को होंगे, तैयारी किसी और चीज की चल रही है। हाँ समझिए, जिम्मेदारी टेस्ट को दी जा रही है। हम्म, कुछ समझ जाओ, इतने समझदार तो तुम नहीं। आगे बढ़िए, चलें, जल्दी खींचो, थोड़ा आसान बात है ये। क्या ही झगड़ा करेगा, ये तो सीधा आदमी है, इसको कुछ है नहीं झगड़ा करने के लिए, इतना सरल व्यक्ति लग रहा है, करता है। हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं। देखिए अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से कितनी, अंडर रूट ऑफ, नोट थोड़ा तेज करें, रूट के बाई सी। अब बताएं, अगर आप एक पर्टिकुलर वीक एसिड की बात कर रहे हैं, फॉर अ पर्टिकुलर वीक एसिड, पर्टिकुलर वीक एसिड का मतलब आपने नाम ले लिया किसी का, जैसे एस्टिक एसिड, तो बताएं एस्टिक एसिड का के कैसा हो जाएगा, फिक्स्ड, उसका थोड़ी के बदल रहा है, 25 डिग्री पे फिक्स के होता है सबका अपना अपना। तो बताएं ये जो के कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो अल्फा का कनेक्शन रूट सी के साथ कैसा हो जाएगा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, ठीक है। अब यहां पे देखिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, इसके बाद एक लॉ आता है जिसका नाम है क्या, देखिए क्या कहता है, जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, तो डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, पानी मिला दिया, एडिशन ऑफ वाटर कर, जब ऐसा करेंगे तो वी बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन क्या होता है, एन अपॉन वी। पानी मिलाने पे ध्यान दें, जो सॉल्यूट है उसके मोल नहीं चेंज होते हैं, बराबर, तो ये तो सेम रहेंगे। वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, तो कंसंट्रेशन, तो सी प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो जहां आपने प्रोपोर्शनैलिटी में ये लिखा था इसको मिला दो, बताओ प्रोपोर्शनैलिटी में सी की जगह क्या लिख सकते हो, 1/v। तो क्या लिखे फिर बताओ, अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट सी, में सी की जगह पे लिख दो 1/v, तो v ऊपर आ जाएगा। तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डायल्यूशन। यही ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ है। ये हमें किस बारे में बताता है, कि अगर हम डायल्यूशन को बढ़ाएंगे तो अल्फा भी बढ़ेगा, लेकिन जो बढ़ने का तरीका है वो थोड़ा अलग प्रकार का है। अगर आप डायल्यूशन को 4 गुना करेंगे तो अल्फा 2 गुना बढ़ेगा। खींचे, पीछे कुछ रह गया तो खींचो जल्दी से, हो गया। पहले और उस पर आ रहे हैं भी ना वापस, कहाँ इमोशनल हो जाते हो तुम इतना। बालों पंखा करके आए हो क्या, हैं? अच्छा अच्छा, स्पाइकी, या डेफिनेटली। नहीं नहीं सही बात है। न्यूटन नहीं आया क्या आज, चलिए, तो ये मामला हो गया अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन।
चलें? अब बताइए जो लॉ है आपके पास, इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। पहली बात, ये लॉ किस पे एप्लीकेबल है? दो तीन पॉइंट ऐड करें। लॉ का नाम है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सेकेंड पॉइंट, it is applicable only for weak electrolytes। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बताएं, वीक एसिड पे चलेगा या वीक बेस पे चलेगा? वीक एसिड पे भी चलेगा, वीक बेस पे भी चलेगा। तो बताएं ये एस्टिक एसिड पे या NH4OH पे? दोनों पे। लॉ क्या कहता है वो समझे। अगर आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं मान लीजिए, तो अल्फा भी बढ़ेगा। तो लॉ कहता है कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने का तरीका अलग है। अगर इसको 4 गुना करेंगे तो अल्फा 2 गुना होगा। 2 गुना होने का मतलब ये नहीं कि 2 हो जाएगा। 2 गुना होने का मतलब अगर पहले 0.1 था तो 0.2 है। ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ वीक पे लगाना है, स्ट्रॉन्ग पे नहीं। अब आ जाए ग्राफ पे। चलें ग्राफ पे आ जाए। अब मेन अपने इस कॉन्सेप्ट पे आ जाए। देखिए ये ग्राफ ऐसा बना क्यों, इसमें आप चेक करें। जैसे जैसे आप पीछे की तरफ आ रहे हैं, देखो ये डॉट है, फिर ये डॉट है, आप पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है? कम हो रहा है, डायल्यूशन। तो जब बढ़ रहा है तो देखिए ये डॉट भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ बनाया कैसे, क्या होगा? कंसंट्रेशन को कम किया, डाइल्यूशन को बढ़ाया, तो देखा कि मोलर कंडक्टेंस क्या हुआ। अरे भाई साहब, वो काम हो गया या फिर कैंसिल हो गया? अरे भाई, देखिए डाइल्यूशन करने पे क्या किया, एडिशन ऑफ पानी किया आपने। एडिशन ऑफ पानी करने का मतलब, जब आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, वी बढ़ाया, तो अल्फा भी बढ़ा। अल्फा बढ़ा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़े, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़े तो इस बार मछलियों की संख्या बढ़ रही है। पिछली बार जब मैंने स्ट्रॉन्ग आपको बताया था तो उसमें मछलियों की संख्या, उसमें सिर्फ तालाब बढ़ के दरिया हो जा रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तालाब भी बड़ा हो रहा है और मछलियां भी बड़ी हो रही हैं। मछलियों की संख्या ज्यादा हो रही है। तो मतलब दोनों चीजें बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं कोई एक बढ़ रही है, दोनों बातें बढ़ रही हैं। क्योंकि ऐसा नहीं आपने डाइल्यूशन नहीं किया, डाइल्यूशन तो आपने यहाँ भी किया, तालाब तो यहाँ भी बड़ा हुआ है। लेकिन तालाब बढ़ने के साथ साथ लोगों की संख्या भी, उसमें रहने वाले लोग भी बढ़ गए। लेकिन ध्यान दें, तालाब का बड़ा होना और लोगों का बड़ा होना ये सेम प्रपोर्शन में नहीं हो रहा है। आप अगर डाइल्यूशन 4 गुना करते हैं तो मछलियों की संख्या सिर्फ 2 गुना बढ़ रही है। समझ रहे हैं? तो दोनों के बढ़ने का जो रेशियो है वो सेम सेम नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी किसमें, अंडर रूट में। अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन। अब जब आयंस की संख्या बढ़ जाएगी तो बताएं नए नए जुड़ेंगे। तो जब नए नए आयन जुड़ेंगे, मान लो पहले 10 थे तो 15-20 हो गए, तो उनका कंडक्टेंस भी जुड़ेगा। तो बताएं उनका कंडक्टेंस जब जुड़ेगा तो ओवरऑल कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो कंडक्टेंस के बढ़ने का कारण क्या है इस बात? तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना। पिछली बार कंडक्टेंस के बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? आयन उतने ही थे, उनकी बातचीत कम हो गई थी, इसलिए उनकी स्वतंत्रता बढ़ गई थी, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ा था। दोनों में कारण अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, इसके बढ़ने का पैटर्न देखें, बढ़ने का पैटर्न देखें, ये देखिए इस तरीके से बढ़ रहा है, और वो कुछ ऐसा बढ़ता था। तो अगर आपसे कोई पूछे कौन जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, देख के बताओ। है ये वाला जल्दी जल्दी बढ़ रहा है या ये वाला जल्दी जल्दी बढ़ रहा है? किसमें रेट ऑफ इंक्रीमेंट ज्यादा है?
इसमें रेट ऑफ इंक्रीमेंट, जैसे मान लीजिए वो किसकी तरह उड़ रहा है, वो जहाज की तरह चल रहा है। देखो जहाज कैसे ऊपर की तरफ जाता है ना। तो देखिए जब जमीन छोड़ेगा तो ऐसे जाएगा ना, धीरे 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 ऊपर। ये रॉकेट की तरह जा रहा है देखो, बराबर। तो इंक्रीमेंट इसका ज्यादा तेज है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं ज्यादा रेट ऑफ इंक्रीमेंट किसका है, तो वीक वाले का है। वीक वाले का रेट ऑफ इंक्रीमेंट जल्दी जल्दी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसमें मुख्य कारण बड़ा है। देखिए कारण दोनों के पास अपने अपने। स्ट्रांग का कारण है कि लोगों की संख्या उतनी ही है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता बढ़ गई है, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ गया है। तो स्वतंत्रता कितनी बढ़ जाएगी? थोड़ी बहुत बढ़ेगी। लेकिन यहाँ कारण क्या है? यहाँ कारण है कि नए लोग आ गए हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी है, वो खाना डिलीवर करती है। आपने मान लीजिए 10 लोग रखे काम पे। अब 10 के मान लीजिए आपने 18 कर दिए। एक तरीका ये है, 8 नए ले लिए। और दूसरा तरीका, उन्हीं 10 को कहा कि आओ तुम्हें यूट्यूब पे मोटिवेशन दिखा के गाड़ी तेज चलवा दूं। तो जल्दी खाना किस में डिलीवर होगा? मतलब ज्यादा खाना जल्दी जल्दी किस में डिलीवर होगा? जिसमें 8 नए लोग आ गए हैं उसमें चांसेस ज्यादा है, या फिर उन्हीं 10 को आप कह दो कि 100 की जगह 120 पे चलाओ, पता लगा भिड़ गए जाकर कम में पहुंच गया खाना। तो ज्यादा सही लॉजिक क्या है? बड़ा लॉजिक क्या है? संख्या का बढ़ना या उन्हीं लोगों की वेलोसिटी बढ़ा देना? संख्या का बढ़ना। तो बड़ा जो फैक्टर है वो किसके पास है? वीक के पास है या स्ट्रॉन्ग के पास? तो इसीलिए किसका ज्यादा इंक्रीमेंट होता है? वीक का। ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशन पे आ जाइए। एक्स्ट्रापोलेशन पे आप चर्चा करेंगे जब आप इस तरफ आ रहे हैं, देखें इधर। तो इधर आते जा रहे हैं तो रूट सी कहाँ जा रहा है? देखो यहाँ पे जीरो की तरफ। इस पॉइंट को समझाओ, रूट सी जा रहा है जीरो की तरफ, तो सी जा रहा है जीरो की तरफ। वॉल्यूम जा रहा है इन्फिनिट की तरफ, डाइल्यूशन जा रहा है इन्फिनिट की तरफ। और इस पे अगर आप मोलर कंडक्टेंस निकाल जाएंगे तो वो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ यहाँ पे कट, और ग्राफ अगर यहाँ पे कट ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब किसकी तरफ जा रहा है? अनडिफाइंड। तो बताएं जब एक्स एक्सिस किसकी तरफ गई? जीरो की तरफ। तो वाई एक्सिस इन्फिनिट की तरफ गई, मतलब वो डिफाइन ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो आप कहेंगे अगर रूट सी जीरो की तरफ जाता है तो जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो फाइनाइट नहीं आया, इट इज नॉट इक्वल टू फाइनाइट। तो इसका मतलब एक्स्ट्रापोलेशन लगा या नहीं लगा? नहीं लगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एक्स्ट्रापोलेशन इज नॉट एप्लीकेबल। तो नहीं लगा तो अच्छी बात है खराब बात है? दुख का विषय या खुशी मनाए? दुख का विषय, क्योंकि आपको निकालना तो था ही ना डेटा। डेटा आपसे निकला नहीं। तो नहीं निकला तो आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो कैसे यूज करेंगे? तो मतलब काम अभी बाकी है थोड़ा। क्या काम बाकी है? कि वीक का आंसर नहीं निकल पाया। नहीं निकल पाया तो इसको निकालने का कोई और तरीका ढूंढे। ये तरीका तो काम नहीं कर रहा। खींचते जाए। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के बढ़ेंगे, पानी की तो नहीं है। पानी का आयन बढ़ा रहा है। पानी तो अगर थोड़ा बहुत मिलाओगे तो वो जो आयन बना रहा है वो तो बहुत कम कंडक्टेंस रखेगा, उसकी बात नहीं हो रही ज्यादा। मेन बात है किसकी, हम किसका कंडक्टेंस देख रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट का। हम इलेक्ट्रोलाइट से पैदा वाले आयंस का कंडक्टेंस देख रहे हैं। तो हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट के आयंस पे। चलें भी, आगे बढ़िए। एक पॉइंट ऐड करें। इट मींस extrapolation method it means extrapolation method is applicable only for strong electrolyte. Only for strong electrolyte. अच्छा ये ग्राफ ऐसा क्यों बना इस तरीके का? तो उस ग्राफ को बनने का कारण ये है, चेक करें। अल्फा और रूट सी में कैसा कनेक्शन है? देखें अल्फा को अगर आप वाई एक्सेस पे लें और रूट सी को किस पे लें? एक्स पे लें, तो कैसा रिलेशन इनके बीच में? वाई प्रोपोर्शनल टू, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा रिलेशन है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, रूट सी बदला तो रूट सी के बदलने से क्या बदला? अल्फा बदला। और अल्फा के बदलने से नंबर ऑफ आयंस बदले, और वो तो फिर कंडक्टेंस बदला। तो कंडक्टेंस अल्फा से कनेक्टेड है डायरेक्ट। तो जैसा रिलेशन अल्फा और किसके बीच में?
रूट सी, वैसा ही किसके बीच में, मोलर कंडक्टेंस और रूट सी के बीच में। इसीलिए मोलर कंडक्टेंस और रूट सी के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो ग्राफ समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों बना, y प्रोपोर्शनल टू 1/x जैसा। तो ये ग्राफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की मदद से बनाया गया है, इसीलिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को समझना बहुत जरूरी है। लॉट है, सवाल लिखें। ऐसा सवाल बनाएगा, क्या क्या बताओ, एक्स्ट्रापोलेशन कहाँ नहीं लगेगा। तो एक्स्ट्रापोलेशन वीक पे नहीं लगता भाई, तो वीक ढूंढ लो। ये कैसा है पहला वाला, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा बाकी सब स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग पे लगेगा, वीक पे नहीं लगेगा। पूछा किस पे नहीं लगेगा, खींचते जाए। आगे बढ़िए। अब अगला पॉइंट ये है कि जो ग्राफ आपने पीछे बनाया था स्ट्रांग वाला, ये तो वीक का समझ में आ गया कहां से बना। वीक का ऐसा ग्राफ क्यों बना है, तो आप कहेंगे किस लॉ से बना हुआ है, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। पूछेगा स्ट्रांग का वैसा क्यों बना था जो ऐसा बना था टिल्टेड, उसका अभी तक कहीं रिलेशन नहीं दिखा, कोई इक्वेशन नहीं दिखी, तो उसको भी समझ लेते हैं। हेड डालें फिर से, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में एक इक्वेशन लगती है जिसका नाम है डेबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन। ये इक्वेशन है। ये कौन है, ये कौन है बता चुके हैं। ये कौन है पहला वाला, मोलर कंडक्टेंस वी डाइल्यूशन, और दूसरा वाला ठीक है। बी कौन है यहाँ पे, रूट सी तो पता है आपको। बी यहाँ पे डेबाई हेकल ऑनसेगर कांस्टेंट। अब जो ग्राफ आप बनाते हैं सरल रेखा, वो इसी इक्वेशन से बनती है। चेक करें इसको किस पे लेंगे, इसको ले लिया हमने किस एक्सिस में, वाई पे। रूट सी किस पे आएगा, एक्स पे। तो ये जो बचा माइनस बी, ये कौन हो गया, स्लोप। और ये क्या बन गया, इंटरसेप्ट। तो ग्राफ क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बताएं, चेक करें स्लोप कैसा है, इंटरसेप्ट कैसा है, चेक करें। देखिए इंटरसेप्ट ये और स्लोप ये बराबर, स्लोप की वैल्यू माइनस बी के बराबर है। तो इसी से ग्राफ बना है, वो जो सरल रेखा ग्राफ बनता था वो इसी से बना है। तो ऐसा टिल्टेड हल्का समझो। इसमें इन्फिनिटी पे जब आप जाएंगे तो वो सब बताया जा चुका है आपको क्या करना है, एक्स्ट्रापोलेट करना है कर्व को। तो ग्राफ को हल्का सा ऐसे डॉट 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 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे कट करेगा, कट करेगा। तो ये क्या है बताओ, ये बताओ मोलर कंडक्टेंस, ये इंटरसेप्ट हो गया, तो ये इंटरसेप्ट हो गया।
बराबर, इसके और इसके बीच का ग्राफ है। तो ग्राफ किस इक्वेशन से बना है वो समझ में आ रहा है। अब इसमें सवाल क्या पूछा जाता है कि स्लोप को डिफाइन करें। स्लोप बताओ कौन है इसका, स्लोप डिफाइन करो। स्लोप की वैल्यू एम, एम की वैल्यू माइनस बी, बराबर। अब अगर आप स्लोप यहां पे डिफाइन करेंगे तो स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे कहां घूम जाओ, ये जो थीटा मिलेगा इसके ऊपर टेन ले लो, टेन थीटा स्लोप है, बराबर। तो स्लोप कनेक्टेड है डायरेक्टली किससे, बी से। बी डिफाइन करेगा कि स्लोप कैसा होगा, ठीक है। बी के बारे में कुछ बातें लिखें। पहला पॉइंट, बी इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। बी इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। बी इज अ कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। बी इज अ कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। तो पहली बात तो बी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, मतलब हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती इसकी वैल्यू। कहने फिर कांस्टेंट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जिन बातों पे डिपेंड करती है वो बातें बहुत कम बदलती हैं। किन बातों पे डिपेंड करती है ये वैल्यू, तीन बातों पे। तो पहली बात तो बी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, किसकी तरह, जैसे आर होता है वैसा नहीं है, है ना। तो बी डिपेंड्स अपॉन कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करेगा, पहला टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा किस में मिलाया है, सॉल्वेंट कैसा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा टेम्परेचर। इन बातों पे भी डिपेंड करता है। इनमें से दो बातें बदलती नहीं है जनरली, कौन सी, दूसरी और तीसरी। दूसरी तीसरी ना बदलने का कारण समझे। आप जब सॉल्वेंट देखते हैं तो सॉल्वेंट क्या होता है आपके पास, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब कौन, पानी। और टेम्परेचर पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितने डिग्री है, 25 डिग्री। तो ये चीजें तो बदलने से रही। अब बचा सिर्फ कौन, अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी सेम हो जाए तो बी की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। टाइप से क्या मतलब है, जैसे कोई तुमसे कहे तुम मेरे टाइप के नहीं हो, टाइप का मतलब समझ रहे हैं, यहां से आप टाइप को समझ सकते हैं। हैं? है ना, मार ही डालोगे। तो देखिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आइए, जैसे मान लें आप कहते हैं 1 1 टाइप, बराबर, 1 2 टाइप, 2 1 टाइप, 2 2 टाइप। नहीं वो सब नहीं है, आप तो इमोशनल हो जाते हैं, इधर उधर मत जाए, बने रहें। हैं, जल्दी छोड़ दें, हमने किसी को पकड़ा थोड़ी है। सबको मुक्त रखता हूँ, ऑनलाइन में भी ऐसे रखता हूँ। हाँ ऑनलाइन में भी ऐसा रहता है अपना कि आइए, नहीं तो अगली साल आइएगा। अगर आपको किसी पल भी ऐसा लगे कि आप आकर के मेरे ऊपर कुछ कर रहे हैं ऐसा, तो प्लीज मत आइए।
ये अपनी लाइन है, टैग लाइन, प्लीज मत आइए, बराबर। जब आपका बहुत मन करे तब आइए, ठीक है। किसी पल ऐसा लगे कि मतलब आप जो है परोपकार की भावना से क्लास, प्लीज। वन वन टाइप इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए वन वन टाइप इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है। देखिए वन टू टाइप इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या। अच्छा, वन टू टाइप के दो मतलब आपके दिमाग में आ सकते हैं। देखिए अगर आपसे कोई कहे CaCl2 वन टू टाइप है या फिर Na2SO4 वन टू टाइप है, कौन है वन टू टाइप बताओ इसमें से। कहते कहते हैं CaCl2 पहला वाला वन टू टाइप, वन टू। अच्छा, Na2SO4 किस टाइप का है। अच्छा, देखिए वन टू टाइप जो होता है वो इसमें से Na2SO4 ही है। अब समझें क्या कह गया कभी। देखिए वो चार्ज से तय होता है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो नहीं चल रहा। वन टू का मतलब वो नहीं है Ab2, है ना। वन टू का मतलब वो नहीं है Ab2। वन टू का मतलब है जब आप इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करें तो जो पहला वाला कैटायन है उसके ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए 1 यूनिट का, और जो दूसरा वाला एनायन है उसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए 2 यूनिट का, नेगेटिव। तो वो सल्फेट है। तो ऐसा, तो देखो यहाँ पे कितना है 1 चार्ज, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक का पॉजिटिव, यहाँ दो का नेगेटिव। तो किस टाइप का बोलोगे इसको, वन टू टाइप। तो ये कौन बना Na2SO4। तो उसका मतलब वो नहीं है A1B2, समझ रहे हैं। तो ये समझें, इसी में सवाल पूछ देगा तो मामला हो जाएगा। अब देखिए Na2SO4 के बगल में आप उसके जैसा लिख के दिखाओ, इसके जैसा कोई और है क्या। ठीक है, तो ये दोनों वन टू टाइप। टू वन का बताओ एग्जाम्पल क्या होगा भाई। तो टू वन का एग्जाम्पल वो था जो आप पहले बता रहे थे, कैटायन पे कितना होना चाहिए +2, एनायन पे -1, क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा बताओ CaCl2। और बताओ MgCl2। इस टाइप के लोग टू टू में आओ, टू टू का मतलब दोनों के ऊपर, तो CaSO4 ले लें, खींचे। तो पहले इसका मतलब समझें, ये Ab2 नहीं बोल रहा है, ये चार्ज से रिलेटेड होता है क्योंकि आप इलेक्ट्रो पढ़ रहे हैं, उसमें इस तरीके से डिफाइन किया। तो बताएं अगर मान लें हम वन वन टाइप इलेक्ट्रोलाइट लेके बैठे हैं तो क्या मतलब हुआ उसका, दोनों का बी सेम होगा क्या। अभी दोनों का बी सेम होगा कि नहीं होगा ये बताएं। बी तीन बातों पर निर्भर करता था, कौन कौन सी तीन बातें थी वो। टेम्परेचर जो कि सेम ही है सबके लिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट सब में पानी है। अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी मैच कर जाए तो क्या आंसर बी का सेम हो जाएगा। तो बताइए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों का सेम है, पहले वालों का। तो अगर आपको ये वाला सेट मिलता है तो बी सेम बोलेंगे, इन दोनों का बी सेम, इन दोनों का बी सेम, और इन दोनों का बी सेम। तो अगर पूछे इन दोनों का बी में किसका बी ज्यादा, तो कहेंगे दोनों का सेम, इन दोनों का बी सेम। बी सेम होने का मतलब बी क्या था, कांस्टेंट था, उसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में क्या था, दिख रहा है। तो बी स्लोप से कनेक्टेड है, तो अगर बी सेम तो फिर स्लोप भी सेम। तो बताएं इन दोनों का स्लोप कैसा होगा, सेम। इन दोनों का स्लोप, अच्छा इन दोनों का इन दोनों से कैसा होगा, डिफरेंट, समझ रहे हैं। तो नीचे वाले दोनों का स्लोप ऊपर वाले दोनों के स्लोप से अलग, तो उनका थीटा अलग अलग होगा। खींचते जाओ, सवाल लिखो, चले। हम्म, क्या वन। नहीं नहीं, चार से देखना है, इसीलिए तो बोलना है, इसीलिए तो बोला कि आप समझिए। भाई साहब कह रहे हैं कि इसमें भी तो वन AB टाइप ये भी है। अगर आप वैसे देखें A1B1 A1B2 उस टाइप से संख्या गिने मतलब, तो संख्या गिने तो ये कितने हैं कैल्शियम,
1, सल्फेट भी कितने हैं, तो रेशियो कितना, नंबर वाइज गिने अगर तो 1 1, और NaCl में भी नंबर क्या है 1 1, तो फिर तो दोनों सेम हो जाने चाहिए अगर आप उस हिसाब से देख रहे हैं, A1 B1 A1 B1, जैसे आप किसमें पढ़ते हैं, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में आप पढ़ते हैं KSP निकालते हैं तो AXBY लिखते हैं, उसमें संख्या गिनते हैं A1 B2 A1 B3, तो वैसे देखें तो ये दोनों किसके हैं A1 B1, लेकिन वो बात नहीं देखी जा रही है, यहाँ डेफिनेशन थोड़ी अलग है, किससे देखेंगे, चार्ज से। तो कैटायन और एनायन पे कितना चार्ज है, तो लास्ट वाला अलग क्यों है बताओ, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज, +2, सल्फेट के ऊपर, तो किस टाइप के हैं, 2 2 टाइप, बराबर। रिएक्शन सेम होगा, रिएक्शन किसकी हो रही है, कौन सी रिएक्शन कौन सी हो रही है यहाँ, क्वेश्चन में दिया है कि रिएक्शन कराओ, कहाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ रिएक्शन, ठीक तो है सब, तो पंखा क्यों चला दिया जी वही दिक्कत हुई है, वो क्या कि उसके साथ चला जाता है थोड़ा सा, कट 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 कट, बहुत तेज पंखा मत चलाया करो, समझ लो, हेलीकॉप्टर टाइप पंखा मत चला। आइए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, आपसे पूछा जाए कि ग्राफ पहचानना कौन सा सही है, Na2SO4 K2SO4 है ना, चेक करें, अब ये मिला दिया, इससे टेंशन ना लें, मिलाने के वो आप डॉट 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 कर सकते हैं, आपकी इच्छा बहुत कर रही है तो कह रहे मैं हाईली टेक्निकल आदमी हूँ, तो ऐसे डॉट 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 कर लें, हालांकि इसके इससे कोई बहुत ज्यादा वहां पे फर्क नहीं पड़ता, वहां पूरा मिला भी नहीं तो भी आप भावुक मत हो जाना, है ना, कि भाई साहब ने कैसे मिला दिया पूरे को, इग्नोर करते हैं ये सब चीजें, बड़े लोग हैं वो। अगला ग्राफ ये वाला, बताएं इनमें से कौन सा पैटर्न सही है, एक और ले लो, ये होता है बिना बंदूक गोली लिए बंदूक चलाए, आखिरी लीजिए, अरे आखिरी देख लो, ऐसा क्या, तो ये आपको ऑप्शन में दे देगा ABCD, बताओ अभी कौन कौन से एकदम बकवास ग्राफ है, देखते ही काट देंगे, बताओ ऊपर वाले दोनों कैसे हैं, क्या ऊपर वाले दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, स्ट्रॉन्ग का ग्राफ ऐसा तो बनता नहीं है, तो ये तो काटो, और ये ऊपर जाने कोई सवाल ही नहीं उठता, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए तो गिर रहा है, ठीक है, और ये कांस्टेंट वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, वेरिएशन होता है, एकदम कांस्टेंट नहीं होगा। अच्छा ए और सी में थोड़ा कंफ्यूजन क्यों, कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि देखें इसमें दोनों ग्राफ अलग अलग बने, और इसमें दोनों ग्राफ का ओवरलैपिंग करा दी है, कहीं यहाँ पे दूसरा बनाया नहीं है, ऐसा अगर आप बोल दें किसी से कि यहाँ दूसरा नहीं बनाया है, फिर से आपका नाम लिख लेगा, दूसरा बना है, कहने दूसरा कहाँ बना है, पहले के ऊपर, कहने फिर पहला कहाँ बना है, दूसरे के नीचे, समझ रहे हैं, लेकिन दोनों हैं,
दोनों दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? एक दिख रहे हैं या दो दिख रहे हैं? दो ग्राफ है। तो बताइए इनमें इनमें कौन सा सही? अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में पहले ग्राफ में दोनों का क्या अलग है? इंटरसेप्ट अलग है। देखिए इसका इंटरसेप्ट इतना है, इसका इंटरसेप्ट इतना है। इसमें इसमें इंटरसेप्ट सेम है। तो क्या इन दोनों का नेचर, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक जैसा है? आओ चेक करें। इन दोनों का टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम। तो बताएं पानी तो है ही दोनों में, टेम्परेचर सेम ही है। तो बताएं बी सेम, बी सेम तो स्लोप सेम। लेकिन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में देखें, एक में सोडियम है और एक में पोटेशियम है। तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो इससे क्या मिलने वाला है? Na+1। और इससे क्या मिलने वाला है? K+1। सल्फेट तो दोनों में कॉमन। लेकिन सोडियम और पोटेशियम दोनों को जब आप इनफाइनाइट पानी देंगे, यहाँ पे कितना पानी देते हैं आप? इनफाइनाइट पानी के देने का मतलब है आप उनको मैक्सिमम स्वतंत्रता दे रहे हैं। तो क्या सोडियम और पोटेशियम दोनों को अगर मैक्सिमम फ्रीडम दी जाए तो क्या दोनों एक जैसा कंडक्टेंस लाएंगे? नहीं। क्या दोनों की वेलोसिटी एक जैसी होगी? नहीं। क्या दोनों की मोबिलिटी एक जैसी होगी? नहीं। क्योंकि दोनों का साइज भी एक जैसा, किसी का साइज कम और किसी का। और Na+aqueous और K+aqueous में कौन ज्यादा साइज रखेगा, किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये अलग चर्चा का विषय है। उस पर अलग से चर्चा करेंगे। हालांकि होता इनऑर्गेनिक में चर्चा हो गई हो। यस। तो अभी अब चर्चा करेंगे उसको अलग से। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि दोनों का आंसर अलग होगा। अलग होगा तो बताइए दोनों का इंटरसेप्ट भी। तो एक ही इंटरसेप्ट बनाना गलत है, तो दो इंटरसेप्ट अलग अलग बनाने चाहिए। खींचे। पहला सही। एक पॉइंट ऐड करें। इट मींस द वैल्यू ऑफ बी it means the value of B will be similar for similar type of electrolyte. Value of B will be similar for similar type of electrolyte. Present in same solvent at the same temperature. पढ़े बात समझ में आती है? क्या कह रहे हैं? बी की वैल्यू सेम होगी अगर सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, सेम सॉल्वेंट है और टेम्परेचर भी सेम है। पहला लॉ समाप्त है, मतलब पहला मेथड समाप्त है। आपको दो मेथड लिखवाए थे, कौन कौन सा? पहला था एक्सट्रापोलेशन, दूसरा था, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? मेथड टू कैलकुलेट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पहला मेथड समाप्त, दूसरे पे आइए। कोल्लॉश लॉ। दूसरे की जरूरत क्यों पड़ती है? पहले में कुछ कमी रह गई होगी। पहला अगर सब कुछ कर देता तो फिर दूसरा क्यों? दूसरे की आवश्यकता ही ना होती। चाहे वो आदमी हो या साल। समझ रहे हैं? जिससे भी कई लोग आपने क्लास और सब छोड़ के मैच देख रहे होंगे। बाद में मैच उन्हें देखेगा। समझ रहे हैं? आनंद ले रहे होंगे। आनंद सबको आता है मैच देखने में, लेकिन अपना काम छोड़ के अगर आप मैच देख रहे हैं, जरूरी काम, तो फिर वो बाद में आपको मैच देखेगा। कोल्लॉस लॉ पे आइए। अच्छा, आप कभी मैच में देखिए, सबसे ज्यादा जो असफल लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा पूरा मैच देखते हैं। पहली आप कभी भी देख लीजिए, जिनके पास कोई काम नहीं है, एकदम खाली है, वो भाई जब टेस्ट भी देखेंगे पूरा 4 दिन लगातार बैठ के 50 प्याली चाय पियेंगे। देश की अर्थव्यवस्था खतरे में। समझ रहे हैं? और बाकी लोग अपना जो टेक्निकल होता है बीच में स्कोर स्कोर देख के अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही करिए। ऐसे पूरा पूरा मैच देखने की स्थिति में अभी आप नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास। उतनी देर में रिवीजन विजन करें, हाईलाइट हाईलाइट देख लिया करो। हाँ, कोल्लॉस लॉ, हाँ वो देख सकते हैं आप, ये भी सही है। कोल्लॉस लॉ, नहीं नहीं सही है बिल्कुल। कोल्लॉस लॉ पे आइए, पहला पॉइंट लिखे।
समय मतलब कम व्यर्थ करें, कुल मिला के ये समझें। हाँ, कोलॉस लॉ पहला पॉइंट, एप्लीकेबल ओनली एट इनफाइनाइट डायमेंशन। कोलॉस लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी बताएं? क्योंकि वीक को अभी तक उसका आंसर नहीं मिला। आप देखें, ध्यान से पढ़ें, पहले मेथड को आप किस पे लगा पा रहे हैं और किस पे नहीं लगा पा रहे हैं? स्ट्रॉन्ग पे लगा पा रहे हैं, वीक पे? तो वीक का भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डेटा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसका इंटरसेप्ट मेजर, तो उसके लिए हमने एक नया मेथड बनाया जिसका नाम था, लिखें, पहला पॉइंट, एप्लीकेबल ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सेकेंड पॉइंट, in this law we assume that alpha, ब्रैकेट में लिखें DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रैकेट 1 will be equal to 1, ब्रैकेट में लिखें 100% डिसोसिएशन will be equal to 1, ब्रैकेट 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन, ब्रैकेट 1, for strong electrolyte as well as for weak electrolyte, for strong electrolyte as well as for weak electrolyte। क्या कह रहा है पढ़िए, कह रहा है कि ये जो कानून है पहली बात तो किस पे चलता है? तो ये पहली बात तो काल्पनिक कानून टाइप का है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप लैब में अचीव कर ही नहीं सकते, पूरा कानून ही काल्पनिक है। मतलब पूरा कानून इस प्रकार का है कि अगर इनफाइनाइट पानी हो जाए तो क्या होगा। जैसे अगर आप सोचें, अगर मैं होता राजकुमार तो राजमहल में सोता, तो पूरा सेंटेंस काल्पनिक है, समझ रहे हैं? अगर के बाद सब कुछ काल्पनिक है इसमें, तो उसी प्रकार का अगर ऐसा हो जाता, पानी बहुत सारा होता, तो फिर ये लॉ लगता। लेकिन पानी इतना सारा रियलिटी में होती है, तो ये लॉ पूरी तरीके से काल्पनिक है। नंबर एक बात, लैब में आप इसको अचीव करके नहीं दिखा सकते। नंबर दो बात, इसमें माना गया है, देखिए हर बात में इसमें एज्यूम एज्यूम लिखा हुआ है, इसका मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं है ना। एज्यूम में क्या कह रहे हैं, अल्फा 1 मानो, 100% DOD, 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, प्रतिशत में, किसका? स्ट्रॉन्ग का भी वीक का भी, जबकि ऐसा थोड़ी होता है। आप बताएं, जब आप आयनिक पढ़ते हैं तो स्ट्रॉन्ग का तो अल्फा 1 होता है, लेकिन वीक का थोड़ी 1 होता है। एसिड एसिड का अल्फा 1 थोड़ी लगाते हो। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं भाई साहब KCl एक्वस आ जाए तो भी अल्फा 1, एसिटिक एसिड अल्फा आ जाए तो भी 1, दोनों का अल्फा 1। तो दोनों का अल्फा कैसे 1? क्योंकि दोनों में ये सब बातें आप तब कर रहे हैं जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वो आपसे कोई कहे कि नहीं एसिटिक एसिड का अल्फा तो 1 होता नहीं है, मान लो किसी ने आपसे कहा कि एसिटिक एसिड का तो अल्फा 1 नहीं होता, तो तुम उससे कहो यही तो हम भी कह रहे हैं। देखो, यही तो हम भी कह रहे हैं, नहीं होता, नहीं होता, मैं कहाँ आ गया? मैं वहां आ गया जो होता ही नहीं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी तो नहीं होता है, अगर ले आओ तो हो जाएगा, लेकिन ला ही नहीं पाओगे तो होता नहीं। समझ रहे हैं? तो वही वाला स्टेटमेंट याद कर लिया करिए, अगर मैं होता राजकुमार तो राजमहल में सोता, लेकिन 10 बाई 20 के कमरे में सो रहा हूँ। बराबर। अब ये मामला है, तो इसका मतलब हम इस कानून के अंदर अंतर्गत मान के चलेंगे, चाहे वो स्ट्रांग आए और चाहे वो वीक आए, दोनों का अल्फा 1 है, दोनों को 100% डिसोसिएट करा देंगे। लेकिन ये सब बातें किस पे करनी है? तो आयनिक जो आप पढ़ते हैं वो किस पे पढ़ते हैं? पूरी आयनिक जो पढ़ते हैं वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में पढ़ते हैं क्या? किसी ने आपसे पूछा 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का पीएच बताओ, है? तो 0.1 मोलर का मतलब क्या है? पानी लिमिटेड है ना, इनफाइनाइट पानी थोड़ी लिख बैठे हो तुम। तो वो वी डाइल्यूशन पे चलती है, आयनिक किस पे चलती है? वी डाइल्यूशन, लिमिटेड डाइल्यूशन पे चलती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयनिक नहीं पढ़ते आप। ठीक है, नोट कर लें सब, शॉर्टकट जो लिखा है वही है। अगला पॉइंट लिखें, हाँ लिमिटेड, लिमिटेड भी वही है। लिमिटेड मोलर कंडक्टेंस कोई बोल दे या इनफाइनाइट पे बोल दे, एक ही बात।
लिमिटेड का मतलब क्या होता है? जैसे कोई लिमिटिंग वैल्यू बोले, लिमिटिंग का वैल्यू मतलब उसके बाद खत्म खेल, उससे बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लिमिट है उसके बाद खत्म। लिखें, एक पॉइंट लिखें, वी एज्यूम, तीसरा एजम्पशन इसका, वी एज्यूम दैट ईच एंड एवरी आई, we assume that each and every ion will give, we assume that each and every ion will give its maximum conductance irrespective of other ions, irrespective of other ions। ये अगला assumption है। पढ़े इसमें क्या कह रहा है? आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि हर एक आयन अपना क्या दे रहा है? मैक्सिमम कंडक्टेंस दे रहा है, और उसको किसी और आयन से कोई मतलब। ऐसा कैसे कर दोगे? देखिए, जब आप इतना बड़ा समुंदर कर देंगे कि जिसमें पानी ही पानी है हर तरफ, डाइल्यूशन कितना कर दिया आपने, तो वॉल्यूम इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। वॉल्यूम अगर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगा मछलियों के बीच की बातचीत क्या और ना के बराबर होगी? मछलियां एक दूसरे से क्या बातें करती होंगी इतने ज्यादा पानी में? जैसे मान लीजिए पहले तालाब था, फिर नदी, फिर दरिया पे आ गया। तो दरिया जब हो जाएगा तो एक मछली पता लगा उधर पड़ी है, वो दूसरी किसी और एंड पे पड़ी है, वो कभी मिलती ही नहीं है। तो कभी मान लो गलती से मिल गई तो क्या बात करेंगी? तुम तो सालों साल बात ही नहीं करती हैं। इस तरह की बातें हो, पहले क्या बोलेंगे, कल कहाँ थी, फिर क्या बोलेंगे, पिछले हफ्ते क्या किया, वीकेंड कैसा गुजरा। उसके बाद पूछेंगे तुम महीने महीने भर गायब हो जाती हो। अब क्या पूछेंगे, इतने सालों से कहां थी। सवाल बदल गया। ये सवाल बदलने का मतलब समझिए, क्या बदल रहा है? इंटर आयनिक इंटरेक्शन। और वो किसकी तरफ चला गया? जब वो जीरो की तरफ चला जाएगा तो एक मछली की दूसरी मछली से कोई बातचीत, बातचीत ही बंद है, तो मतलब काम ज्यादा होगा। तो हर मछली को ये एहसास दिला दीजिए कि तालाब दरिया में सिर्फ वही है और कोई है ही नहीं। तो उसकी स्वतंत्रता जो होगी वो कैसी होगी? कोई हिंड्रेंस ही नहीं होगा, इधर से जाए उधर से जाए, जहां से छपाक छपाक करे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसका मतलब अब आमने सामने कोई दूर दूर तक नजर ही नहीं आता है, तो उसकी स्वतंत्रता आपने कैसी कर दी? मैक्सिमम। तो आयन को मैक्सिमम स्वतंत्रता प्रदान करें तो आयन आपको अपना क्या देगा? मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम मोबिलिटी और मैक्सिमम कंडक्टेंस। यही वो कह रहा है, पढ़ लें। हर आयन यहाँ पे मान के चलें कि अपना मैक्सिमम कंडक्टेंस दे रहा होगा, और उसको बाकी के आयन से कोई लेना देना इररिस्पेक्टिव है उनसे। ठीक है, अब कुलनॉस का मेन बयान लिखें, हेड डालें, मेन स्टेटमेंट, मुख्य बयान। बयान बहुत सारे हैं इनके, लेकिन जो पहला बयान है जो दर्ज हुआ सबसे पहले, वो लिखें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस equivalent conductance of an electrolyte at infinite dilution will be equal to the sum of, will be equal to the sum of equivalent conductance of cation equivalent conductance of cation and anion at infinite dilution। क्या कह रहा है? पढ़िए एक बार बयान। कह रहा है कोई इलेक्ट्रोलाइट पकड़ लो, उसका क्या निकालो? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कब निकालो? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पूरा कानून ही किस पे चलता है? तो वी डाइल्यूशन पे तो कोई बात ही नहीं करता, ये पहली बात। तो इनका कहना ये है, मैथमेटिकली अगर बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले लो किसका? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, ए एक्स बी वाई को पकड़ लो। कब पकड़ो? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। वो किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन इनफाइनाइट
प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इनफिनिट। ये बयान है। इसी को देखिए मैथमेटिकली लिखा है हमने और वहां पे आपकी कॉपी में लिखा हुआ है इसका बयान। बात यही है। अब ये सही है गलत है कैसे आया उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन है ये। कोई पूछे इन तीनों बातों के नाम बताओ, तीनों कौन है? पहली वाली कौन, दूसरी वाली और तीसरी वाली? देखो, ये कौन है? मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफ, और थोड़ा खोल के लिख दें, किसका है ये? 1 ग्राम इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट है ना? किसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट? कब देखेंगे? ठीक है, दूसरे वाले पे है। इसका मतलब बताओ, ये भी मैक्सिमम कंडक्टेंस है। किसका? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। किसका? ए प्लस वाई का। किस पे? तीसरे वाले पे है। इसको डिफाइन करें। बराबर है। तो तीनों में कॉमन बात क्या है? क्या तीनों मैक्सिमम कंडक्टेंस है? क्या तीनों 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कंडक्टेंस है? और तीनों इनफाइनाइट डायल्यूशन पे निकाले गए हैं, तभी तो मैक्सिमम है। ये किसका है? ए एक्स बी वाई का, ये ए प्लस वाई का, ये बी माइनस एक्स का। और इन तीनों में ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन सही है गलत है उस पर अब चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले चाहे वो लिख लें। चले, इतनी सी बात पे एक सवाल आया था, परिभाषा पे। आओ देखें। पुरानी हो गई है। इस टाइप की क्या? ये लगभग है। हाईली लेविश। ये पढ़ो जल्दी, सवाल नोट करो। एआईपी 2008। तब दिया था। हमें जान मत ले लो, कह रहा पहली बार दिया था तब। भाई बहुत पुराना चावल है। सवाल नोट करो चाचा, बैठ गए हैं। उसको देख के क्या कर लोगे, बाहर थोड़ी आएगा तुम्हारे लिए। कम ऑन टेक मी होम। सवाल नोट कर लो पहले। बताओ यार, है? अपडेटेड रहते हो तुम लोग, हैं? बताइए।
रील बनेगी अब क्या? आओ देखें कौन सा लग रहा है। चेक करिए, पहले वाले को पढ़े। अब इसमें बयानों को ध्यान से पढ़ना था। ऐसे सवाल भी आते हैं, हर में आपको गुणा भाग थोड़ी करने दे देगा। पढ़े, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हर आयन डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है, ये भी ठीक है कंडक्टेंस के अंदर। आगे बढ़िए, वट एवर बी द नेचर ऑफ अदर आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब बाकी आयन का क्या नेचर है उससे कोई फर्क। वट एवर का मतलब समझे ना? हाँ, महिलाएं बोलती ना वट एवर, ये उस टाइप। तो आपको फर्क नहीं पड़ता, ये कहना चाह रहा है वो। कई तो बेचारे इसी में अटक गए थे कि वट एवर क्या होता है। इसे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीखी है ना। अगले में आई, तो पहला वाला ठीक है या गलत है? अबे ठीक है, पहले वाले में क्या गलत लग रहा है? अच्छा गलत क्या है? पहला वाला ओके है, ऐसा नहीं कि पहले वाले में कोई बहुत गलत बात लिख दी है। उसने कहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन कंडक्टेंस में देता है, और उस आयन को बाकी आयन से कोई मतलब नहीं होता। तो बात गलत थोड़ी है, बात ठीक है। लेकिन बात ठीक होना सिर्फ काफी नहीं, कोलॉस के अकॉर्डिंग कौन सा बयान सबसे सही है वो बताना है आपको, बेस्ट बयान बताना है। अगले में आइए, अगले में कह रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन शुरुआत अच्छी है, ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखिए लिख दिया टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो यहाँ पे शब्द का प्रयोग हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो कि ज्यादा सही बात है, क्योंकि कोलॉस का मुख्य बयान किसके बारे में था? तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे कह रहा है कि वॉट फिर से देखो कर दिया, तो वॉट वाली बात तो ठीक ही है, इररिस्पेक्टिव, वॉट का मतलब समझ गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन, तो बात ये भी ओके। तो सेकंड वाली बात भी बताओ कैसी है? ये भी ओके। तीसरी पे आइए, तीसरी नॉट ओके, फाइनाइट डायल्यूशन पढ़ते ही काट दें आप, समझ रहे हैं? आगे पढ़ेंगे नहीं, इसके आगे अगर आप पढ़ रहे हैं इसको आगे चल के, तो फिर ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। आगे पढ़िए, यहां तक ठीक है, इनफाइनाइट डायल्यूशन हर एंड डेफिनेट कंट्रीब्यूशन, यहां भी ठीक है। आगे कह रहा है डिपेंडिंग, ये गलत है। डिपेंडिंग का मतलब बाकी एंड पर डिपेंड करता है, नहीं करता, क्योंकि आपने स्वतंत्रता मैक्सिमाइज दी है, तो बातचीत ही नहीं होती, डिपेंड कहां से करेगा। ठीक है, तो पहला दूसरा कैसे है? सही है, लेकिन जब दो लोग सही होते हैं तो ज्यादा सही होता है वही सही होता है, तो ये सही, सही है। तो ये होता है टेक्निकल सवाल, इसमें कहीं भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आपने ढंग से सुना है तो कर लेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयंस, वट एवर बी द नेचर ऑफ अदर आयंस ऑफ द, स्ट्रॉन्ग वीक की तो बात ही नहीं कर रहा वो, नेचर की बात कर रहा है। पूरी अंग्रेजी पढ़ो, इंग्लिश में बात क्या करो ना, किसी को ढूंढ लो, मतलब पुरुष की बात कर रहे हैं। हाँ ये भी गुड, एयरटेल लगा लिया करो। हेलो मैम, आई वुड लाइक टू रिचार्ज। नहीं नहीं, सवाल नहीं पढ़ा, सवाल सवाल को फिर से आप ध्यान से पढ़िए, यही ध्यान से। नहीं नहीं सामूहिक, वट एवर बी द नेचर ऑफ द अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आपने एक इलेक्ट्रोलाइट पकड़ लिया, कोई नाम ही दे दिया उसे, जैसे किसी को नाम दे दो तुम, है ना? जैसे मान लो तुमने नाम दे दिया किसी को छेनू, तो अब सिर्फ छेनू की बात हो रही है। अब किसी और की बात, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस हैं, उन आयंस से एक आयन को दूसरे आयन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहा है वो। कोई भी एक पकड़ लो इलेक्ट्रोलाइट, वो स्ट्रांग भी हो सकता है और वो वीक भी हो सकता है, तो बात तो दोनों के लिए सही ना, कोलॉस लॉ तो दोनों के लिए सही है। कोलॉस लॉ किसी एक की बात थोड़ी करता है, इलेक्ट्रोलाइट चाहे स्ट्रांग हो और इलेक्ट्रोलाइट चाहे, सब पे सही है। नेचर का मतलब है कि बाकी आयन का क्या स्वभाव है, उनका साइज कैसा है, उनकी वेलोसिटी कैसी है, आयंस की। जैसे मान लीजिए आपने सॉल्यूशन लिया Na2SO4 का,
तो सोडियम को सल्फेट से कोई मतलब, ये कहना चाह रहा है वो, और सल्फेट को सोडियम से मतलब नहीं है, क्योंकि सोडियम की सल्फेट से बातचीत बंद है। अच्छा, बातचीत बंद होने की ये मतलब किसी और से बात करता है वो? बात ही नहीं करता है, क्योंकि किसी को देख ही नहीं रहा वो, इनफाइनाइट पानी है। समझ रहे हैं पूरी बात? चले आगे बढ़े। अच्छा, अपने मुद्दे पे आ जाइए, तुम लोग इधर उधर चले जाते हो, लौट आइए। अब यहां पे आ जाए। मैंने आपसे कहा था कि ये तीन बातें समझ के आप क्या लिखी हैं, और इन तीन बातों से ये बयान समझ के क्या लिखा हुआ है। अब आपको ये समझना है कि ये जो बयान है ये लिखा है या बयान गलत लिखा है, इसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे। बयान को समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि उसमें इस्तेमाल होने वाले लोगों को क्या नाम है, इन लोगों को क्या डिफाइन किया है आपने, तो इनको क्या डिफाइन किया है ये पता है आपको? ये कौन है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ए एक्स बी वाई का इनफाइनाइट पानी पे कंडक्टेंस, ये कौन है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ए प्लस वाई का इनफाइनाइट पानी पे कंडक्टेंस, ये कौन है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट बी माइनस एक्स का इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कंडक्टेंस। आपको क्रॉस चेक करना क्या है, ये सही है या फिर ये गलत है, और चेक करें। चेक करने का तरीका होगा कि तुम ए एक्स बी वाई को लो और पानी में डाल दो। पानी में डालोगे तभी पता चलेगा ना। तो पानी में डालो तो क्या बनाएंगे? ए प्लस वाई, और क्या बनाएंगे? बी माइनस एक्स। इसको अगर बैलेंस करें तो या 1 लगा लो, या एक्स लगा लो, या वाई लगा लो, ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो ए एक्स बी वाई आपने लिखा हुआ है, इसको आपने कितना तोड़ा है? साइन क्या बनाया आपने? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल बनाने का मतलब अल्फा क्या लिया? तो अल्फा 1 लिया तो पूछेगा आपसे कि अल्फा 1 किसका लेना है। अगर ये केसीएल जैसा हो तो लेना है अल्फा 1, या फिर ये एस्टिक एसिड जैसा हो तो अल्फा 1 लेना है। तो आप कहेंगे दोनों का। कह रहे दोनों का क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डायल्यूशन पे हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, और इनफाइनाइट डायल्यूशन पे दोनों का अल्फा 1 है। तो चाहे कोई आए, आपको यही करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। फिर t इज इक्वल टू 0 पे बताएं हम कितने ग्राम इक्विवेलेंट डालेंगे उसके। अच्छा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही क्यों डालना है? क्योंकि उसी पे समझना है, उसी का कंडक्टेंस चेक करना है। इनके कितने कितने ग्राम इक्विवेलेंट है? फिर बताएं t इज इक्वल टू T1 पे जब आप जाएंगे तो 1 में से इसका क्यों चला जाएगा? 1 में से 1 100% डिसोसिएशन है। अब बताएं अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट जाएगा तो इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे? एक्स और वाई बनेंगे क्या? हाँ? इसके 1 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेंगे, पहचाने। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चल रहा है मेरे दोस्त, ये स्टोइकियोमेट्री नहीं चल रही है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? रिएक्टेंट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे, प्रोडक्ट के उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे, ना कम ना ज्यादा। उसका कोफिशिएंट से कोई लेने देना, समझ रहे हैं? एक्स और वाई 2 3 होते तो भी यही होता। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सवाल लगा रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री से सवाल नहीं लगा रहे हैं। हम मोल का रेशियो नहीं देख रहे हैं, हम किसका रेशियो देख रहे हैं? ग्राम इक्विवेलेंट का। कोई पूछे ये स्टोइकियोमेट्री से कर रहे हो सवाल या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, तो बताइए सिस्टम में आपने क्या डाला था? 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसका? इसका। और वो मारा गया, उसने क्या क्या पैदा कर दिया? दो चीजें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ए और 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये जो दो लोग बने हैं, इसको पैदा करने वाला कौन? बनाने वाला ही है। तो इसने ही तो इन दोनों को बनाया है। तो इसका जो कंडक्टेंस है वही तो इन दोनों के कंडक्टेंस के समेशन के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों को बनाने वाला ही ये। तो क्या लिखेंगे बताओ? इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट का कंडक्टेंस मतलब ये, और इन दोनों के 1 इक्विवेलेंट का कंडक्टेंस मतलब ए प्लस वाई इनफाइनाइट, बी माइनस एक्स इनफाइनाइट। और ये दोनों को बुलाने वाला मार्केट में कौन? ये। तो इसके बराबर कर दो। तो मामला बिल्कुल सही है, क्रॉस चेक। तो कोई पूछे कोलॉस ने इसे बयान दिए कहां से, तो इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का इस्तेमाल हुआ है। जल्दी से खींचे। अब बयानों को तोड़ मरोड़ के इंडिया जीत गई, बता रहे भाई मैसेज में। बताइए। हैं?
भोकाल टाइट है तुम्हारे पास पूरा, कहाँ से मिला ये? नेट से निकाल, मार्केट बिक रहा है खूब? तगड़ा है। कितने रुपए में देते हैं? कहाँ कहाँ मिल रहा है आजकल? हैं? ले रहे थे? भाई कह रहा टीचर भी ले रहे थे, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत उनको ज्वाइन कराइए, कैमरा मैन जल्दी ज्वाइन करो। तगड़ा मॉल है यार ये तो, आजकल जनता काफी एक्टिव। चलें? प्लस का मामला बहुत सिस्टमेटिक है, प्लस से निकाला गया वो नोट्स। चलें भी, अगले पे आइए। हाँ, या प्लीज प्लीज गो अहेड, जल्दी करें थोड़ा। है टोटल इंग्लिश आज में? अरे नहीं, सब कहने की बातें हैं, सब तुम्हारे हमारे जैसे ही हैं। जैसे जो अंग्रेजी में भी समझते हैं वो, बाहर तो मतलब केले भी खाते हैं फॉग से, लेकिन घर में अंधेरे में दाल चावल खाते हैं। तो सब हैं वही, बस मामला जो है बाहर का है जो भी। देखिए जैसे घर अंधेरे में दाल चावल, जमीन ही बैठ गए। आइए देखें, अब क्या है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो मोलर कंडक्टेंस के बारे में है। देखिए अब तीन बातें मैं फिर से लिख रहा हूं, एक ये, बताएं ये तीनों कौन है? तो मोलर कंडक्टेंस है, तो तीनों इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हैं। तो तीनों को डिफाइन कर लें पहले तो। पहला वाला है मैक्सिमम कंडक्टेंस, फटाफट लिखें, ऑफ वन मोल ऑफ AXBY एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरे वाले पे हैं, तो तीनों में कॉमन बात क्या बताएं, तीनों मैक्सिमम कंडक्टेंस है क्या? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो तीनों मैक्सिमम है, इससे ज्यादा ये लोग कंडक्टेंस दे नहीं सकते। तीनों एक एक मोल के हैं, पहला वाला AXBY, दूसरा वाला A+Y, तीसरा B-X। और तीनों किस पे डिफाइन है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। खींचे, इन तीनों में रिलेशन ढूंढना है। जैसे हमने अभी इसके पहले किस में रिलेशन ढूंढा था, इक्विवेलेंट में, वैसे मोलर में रिलेशन ढूंढे। तो रिलेशन ढूंढने का तरीका सिंपल सा होता है, आप उसको पानी डाल दें और चेक कर लें। अब बताएं, जैसे पीछे वाला रिलेशन लिखा था, उससे मिलता जुलता अगर कोई आदमी ऐसा लिख दे मान लो, तो बताओ सही है या गलत है? इसको जोड़ करके अगर ऐसा लिख दे तो ये सही है गलत है? कितने कहते हैं गलत है, सही है, तो रिलेशन गलत है। आप समझिए क्यों गलत है, इसको क्रॉस चेक करें।
क्रॉस चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस को देखें और बताएं। एलएचएस को चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को पानी में डालें। तो मैंने किसको पानी में डाला, तो रिएक्शन लिख लेते हैं पहले तो। ठीक है, T इज इक्वल टू 0 पे। इस बार इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमने क्या किया, सारा कार्यक्रम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चल रहा है और हमने इसका क्या डाल दिया कंटेनर में, 1 मोल। इसके कितने कितने मोल है, T इज इक्वल टू T1 में एक में से कितने मोल जाएंगे। अब बताओ, अगर इसका 1 मोल जाएगा तो इसके कितने बनेंगे, अब इसके एक्स बनेंगे, 1 नहीं बनेंगे। अब क्या चला रहे हैं हम, अब स्टोइकियोमेट्री सवाल लगा रहे हैं, पिछली बार किससे लगा रहे थे। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स मोल और ये बनेगा मोल। अब हम सवाल मोल से कर रहे हैं, पिछली बार हम ग्राम इक्विवेलेंट से कर रहे थे। ठीक है, अब अगर ये बात समझ में आती तो ये तो मोल कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। तो बताएं, कोई पूछे कि तुमने कंटेनर में क्या डाला था, तो मैंने कहा 1 मोल किसका, ए एक्स बी वाई का, और वो जब खत्म हुआ पूरा टूटा, अल्फा 1 होगा। ये तो समझ में आता है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप बात कर रहे हैं, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, सबका अल्फा 1 लेके चल रहे हैं। तो जब ये 1 मोल टूटा तो इसके बने एक्स और इसके बने, तो इनके एक्स मोल और इनके वाई मोल का कंडक्टेंस अगर जोड़ा जाए तो उसको पैदा करने वाला ये है। तो इसके 1 मोल ए एक्स बी वाई के कंडक्टेंस के बराबर लिख सकते हैं, वही तो लिखेंगे बराबर। अब समझिए, ऊपर वाले स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। कोई पूछे कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, तीनों लोग कौन कौन है बताओ। मोलर कंडक्टेंस का मतलब ये कितने मोल का कंडक्टेंस है, 1 मोल का। ये कितने मोल का, 1 मोल का ये। ठीक है, तो इसका 1 मोल आपने पानी में डाला तो इसके कितने मोल बने, तो ये तो 1 मोल का कंडक्टेंस, इसमें कितना मल्टीप्लाई करें, एक्स। अब कितने मोल का हो गया, एक्स मोल का। ये तो 1 मोल का है, इसमें कितना मल्टीप्लाई करें, अब ये वाई मोल का कंडक्टेंस है, और इन दोनों को जोड़ दें और इसके बराबर कर दें। अब बयान सही है। तो ये एक्स और वाई क्यों मल्टीप्लाई किया, समझ में आ रहा है, सिंपल स्टोइकियोमेट्री। पिछले वाले में 1 1 1 क्यों रखा था तीनों में, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इस बार स्टोइकियोमेट्री है। सब ठीक है। तो अब आपके पास 2 बयान आ चुके हैं। अब दोनों को यूज करके एक तीसरा निकालते हैं। चलें, अब इन दोनों को जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट। जल्दी लिख कैसे लिखेंगे देखें, अगर आप कॉन्सेप्चुअल भी लिखें और जल्दी भी लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो इक्विवेलेंट लिखा मैंने किसका, ए एक्स बी वाई का, किस पे, इनफाइनाइट पे। कितने ग्राम इक्विवेलेंट डाले, 1। तो इससे बनने वाला क्या, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पानी में डालोगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैटायन बनेगा, ये बन गया। और क्या बनेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एनायन बनेगा, तो ये बन गया, खत्म। कोई पूछे कैसे लिखा तो कहेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से लिखा। तो ये पहला बयान है कोर लॉस का, दूसरे बयान पे है। दूसरे को आप जल्दी जल्दी लिखें तो कैसे लिखेंगे, इस बार हम 1 मोल डालेंगे इसका इनफाइनाइट पानी में, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, पूरा टूट जाएगा। बनेगा क्या बताओ, एक्स मोल ए और वाई मोल। तो देखो एक्स मोल ए बराबर, और प्लस वाई मोल बी, खत्म। कह रही ये एक्स है क्या है ये बीच में, ऐसे ख्याल मन में उठते हैं तो समझिए हमें। तो ये है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। और ये बैटरी खत्म होने वाली लग रहा है नहीं।
ओहो, खत्म होने वाली है। तो पहला वाला लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है और दूसरा वाला स्टोइकियोमेट्री। तो ये है, बयानों को समझिए। तो ये एक तरीके से मोल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है अभी भी। तो कोलॉस के बयान भी मोल कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। हेलो हेलो, सेल अच्छा पड़ा है, ड्यूरा सेल का है। खाली वाले ले जाओ तो भी तुम टॉर्च जला लोगे 2-3 दिन। ठीक है, खाली वाले इधर रखें। अब देखिए ये, तो ऊपर वाला बयान किसके बारे में? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। और दूसरा वाला, अब तीसरा बयान सुने। जो तीसरा बयान है वो है इन दोनों को कनेक्ट कर। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इधर अभी कौन है बताओ, और इधर भी सब ठीक है, सब ठीक है। और इसमें देखो इधर क्या है, मोलर, और इधर क्या है। तीसरा जो बयान करेंगे उसमें एक तरफ इक्विवेलेंट होगा और दूसरी तरफ मोलर होगा। तो मान लो हम उधर इक्विवेलेंट रखें और इधर मोलर करें, तो इसको तो एज इट इज रखें, है ना, और इसको चेंज कर लें। इसको किस में कन्वर्ट कर लें? मोलर में। और इसको भी किस में कन्वर्ट कर लें? तो अगर इन मोलर में कन्वर्ट कर लें तो इधर मोलर हो जाएगा और उधर, ठीक है। करने के लिए आपके पास एक रिलेशन याद आया कुछ? मोलर अपॉन इक्विवेलेंट किया था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, और ये नॉर्मेलिटी, ऐसा n बाई एम। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू, तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर। तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या आया था, ये लगा दो। तो बताइए इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/n फैक्टर ऑफ मोलर, ये लिख दो। ये लिख दोगे तो बताओ, ये काम यहां भी कर दो और यहां भी कर दो, तो तीसरा आ जाएगा। अब बताओ इसका एन फैक्टर कितना है, y, और इसका एन फैक्टर, बस खत्म मामला। तो तीसरा यहीं लिख देते हैं। देखो इधर इक्विवेलेंट रहने दो, इधर क्या कर दो, इसकी जगह क्या लिखोगे, मोलर ऑफ a प्लस वाई, और इनटू कितना, 1/n फैक्टर। दिख रहा है? तो एन फैक्टर बताओ कितना है इसका, y, तो 1/y। इनफाइनाइट लगाना ना भूल। इधर देखिए मोलर b माइनस एक्स इनफाइनाइट, इसका एन फैक्टर कितना, x, तो 1/n फैक्टर 1/x। खत्म है, ये तीसरा रिलेशन है। तो ये तीसरा आ गया, तीसरा इन्हीं दोनों से आया है, थोड़ा घुमा फिरा के। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। हैं, ले जाओगे, रखिए इधर। बढ़िया है, बढ़िया ड्यूरा से।